हेलो एवरीवन, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरपीएस एजुकेशन हाउस में। आज हम करेंगे राजस्थान की मध्यकालीन प्रशासन व्यवस्था का भाग 2। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामंतों की श्रेणियां जो कि कल हमने पढ़ी थी। सबसे पहले आता है मेवाड़ के साथ। मेवाड़ में 3 कैटेगरियां थी जिन्हें उमराव कहा जाता था। फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर 16 सामंत थे, सेकंड में 32 थे और थर्ड में जो सामंत थे वो 100 प्लस थे जिन्हें बोल के उमराव कहा जाता था। जो फर्स्ट कैटेगरी के 16 सामंत थे उसमें सबसे पहले नाम आता था सुलुम्बर के सामंतों का। और जब राजा नहीं होता था तो सुलुम्बर के सामंत ही राजकाज देखते थे। मारवाड़ में 4 थे, राजवी, सरदार, गनायत और मुस्तकी। राजवी के अंदर मारवाड़ में राज परिवार के 3 पीढ़ियों के संबंधी। सरदार में ऐसे सामंत जो राज परिवार से संबंधित नहीं थे। गनायत में जो बाहर से आए हुए और मुत्सदी में जागीर प्राप्त अधिकारी होते थे। जयपुर के अंदर 12 कोठड़ियां थी जिन्हें 12 सामंत कहा जाता था और ये शुरू हुई थी पृथ्वी सिंह के टाइम और जिन्हें राजावत कहा जाता था। और 13वीं कोठड़ी थी उसका संबंध गुजरों से था। कोटा के अंदर 2 सामंत थे, देश के और दरबार के। देश के सामंतों को राजकीय सेवा के बदले जागीर दी जाती थी। हाड़ौती, हाड़ौती के अंदर देश थी, रावजी, जोर थी और अमीरी उमराव थे। देश थी होते थे देश में रहकर रक्षा करने वाले सामंत। रावजी शासक के निकट वाले। जूरथी थे मुगल सेवा के अंदर रहने वाले सामंत और अमीरी में थे। बीकानेर के अंदर 3 थी। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर राव बीका के संबंधी। सेकंड और थर्ड कैटेगरी में थे अन्य सरदार। ये अन्य सरदार थे राव बीका से पहले जिनका राजकाज यानी राठौड़ वगैरह। जैसलमेर के अंदर 2 कैटेगरी होती थी, डावी और सीधी, और ये था रावल हर्राज के टाइम शुरू हुई थी ये कैटेगरियां। भरतपुर इसके अंदर 16 कोटड़ी के ठाकुर कहलाते थे। और इसके अलावा सामंतों की 2 कैटेगरियां और थी, भूमिया सामंत और ग्रासिया सामंत। भूमिया सामंत वो होते थे जिन्हें सीमा या गांव की रक्षा के बलिदान दिया हो और उनके बदले जागीर से बेदखल नहीं किया जा सकता। यानी एक प्रकार से मान लो कि एक्स सर्विसमैन या जो आर्मी में जो लोग थे उनके बदले जागीर देते थे, उन्हें भूमिया सामंत कहते थे। और भूमिया के अंदर भी 2 कैटेगरी थी, एक तो मोटे दर्जे के भूमिया, एक थे छोटे भूमिया। मोटे दर्जे के भूमिया थे, इन्हें उसके ऊपर कोई काम नहीं करना पड़ता था, बस इन्हें जागीर दी हुई थी, ये उससे घर चलाते थे। और जो छोटे भूमिया थे उसे लगान नहीं देना पड़ता था, लेकिन उसके बदले उन्हें कुछ सेवाएं देनी पड़ती थी, जैसे कि डाक पहुंचाना हुआ, खजाने की रक्षा हुई, अधिकारियों की सरकारी यात्रा के समय ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था करना। और जो ग्रास या सामंत थे उन्हें सैनिक सेवा के बदले भूमि के ग्रास यानी कि उपज का उपयोग करते थे। ग्रास से अपनी सेवा में ढील करते थे तो उनसे सामंत छीन भी ली जाती थी। इसके अलावा सामंतों को कुछ इनाम भी दिया जाता जिन्हें सिरोपाव कहते थे। और सबसे बड़ी जो सिरोपाव थी वो हाथी सिरोपाव थी। ये सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च सिरोपाव थी। और ये क्वेश्चन पटवारी 2015 में पूछा गया कि सबसे हाईएस्ट सिरोपाव कौन सी थी। इसके अलावा पालकी सिरोपाव, घोड़ा सिरोपाव, सादा सिरोपाव, ये कुछ कैटेगरियां थी। इसमें कितने कितने पैसे मिलते हैं, क्या मिलते हैं, ये आपको नहीं पढ़ना। आपको तो बस ये देखना है कि ये सिरोपाव होती थी। उसके अलावा आपको पता है कि केंद्रीय प्रशासन राजा होता था, कई सारे काम देखता था। उसके अलावा प्रधान होता था, राजा के बाद सेकंड पद प्रधान का। इसका अलग अलग रियासतों में अलग नाम होते थे, जैसे कोटा बूंदी में इसको दीवान कहते थे, मेवाड़ मारवाड़ जैसलमेर में इसको प्रधान, जयपुर में मुसाहिब और बीकानेर में मुख्तियार कहते थे। इसके अलावा दीवान और बख्शी होते थे। ये 3 प्रमुख थे जहाँ बख्शी होते थे। सेना विभाग का प्रमुख बख्शी, जोधपुर में फौज बख्शी भी था। नायब बख्शी था जो जो सेना और किलों पर होने वाले खर्चे का विवरण रखता था। सिकदार होता था, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के कोतवाल के समान होता था। इसके अलावा ये हमने कल देखा था कि मंत्री भी होते थे जिनके अलग अलग नाम थे, जिन्हें अमात्य यानी मुख्यमंत्री, संधि विग्रही की युद्ध और संधि का मंत्री, अक्षय पटलिक पुरालेख मंत्री, भिक्षाधिराज यानी कि मुख्य वेद। इसके अलावा ये हमने देखा कि जो प्रधान था उसका जयपुर रियासत में मुसाहिब कहते थे, कोटा बंदी में दीवान, मेवाड़ मारवाड़ में प्रधान और बीकानेर में मुख्तियार कहते थे। इसके अलावा दीवान जो होता था उसकी नियुक्ति राजा द्वारा की जाती थी। दीवान की एक स्वतंत्र मोहर होती थी, उस पर दीवान का नाम लिखा जाता था। ये सभी विभागों के आमदनी खर्च ब्यूरो का एक दस्तावेज तैयार करता था जिसको दीवान ए वजूरी कहा जाता था। और जो रिवेन्यू संबंधित सूचना थी वो राजा को अवगत कराता था। ये महकमा एक बकायत था, यानी कि जो दीवान का दफ्तर था उसको यही महकमा ए बकायत कहते थे, जिसके अंदर राजस्व की तरह बकाया वसूली और दीवान वसूली रखा जाता था। इसके अलावा हमने देखा कि बख्शी होता था, वो सेना विभाग का अध्यक्ष होता था। सैनिकों की भर्ती, सैनिकों का वेतन, ये सब ये डिसाइड करता था। इसके अलावा नायब बख्शी था जो किलेदार आदि अधिकारी उसके अंडर में होते थे। खानसामा होता था, ये दीवान के अधीन होते थे।
कोतवाल राज्यों की राजधानी में अधिकारी होता था, जो चोरी डकैती मार्गों की देखभाल आमतौर पर नियंत्रण रखता था। खजांची होता था, जो खजाने की रक्षा करता था, मेवाड़ में इसको गोशपति कहते थे। डोटीदार होता था, महल की सुरक्षा का निरीक्षण करता। मुत्सदी दीवान की रियासत में प्रशासन का संचालन, यानी कि एक प्रकार से दीवान या प्रधान यही होता था। दरोगा या शायर, दान वसूली से संबंधित। वाकया नवीस, सूचना भेजने का विभाग। सामंत वर्ग तो शासन के अधीन होता ही था। इसके अलावा जो सामान्य प्रशासन हमने देख लिया है कैसे होता था। परगने प्रशासन को परगनों, तहसीलों और ग्रामों में, जिन्हें ग्राम को तपो भी कहते थे, और अंतिम इकाई काम यानी कि मोचा विभाग था। इसके अलावा प्रशासन को कई परगनों में बांटा गया था। राज्य की सबसे छोटी इकाई परगना होती थी, जिसके अंदर ग्राम, मंडल, दुर्ग आते थे। जो ग्राम का प्रमुख था वो ग्रामिक, मंडल का मंडलापति और दुर्ग का दुर्गापति या तलारक्ष होता था। जयपुर रियासत थी, उसमें परगनों की जो अधिकारी थे उसकी तीन कैटेगरियां थी। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आमिल, दूसरे के अंदर फौजदार, कोतवाल, तहसीलदार, और थर्ड कैटेगरी में महींदार होते थे। इसके अलावा एक रोजिंदार होता था, यानी कि प्रतिदिन वेतन प्राप्त करने वाले मजदूरों को रोजिंदार कहते थे। आमिल था परगने का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी, यह पूरा राजस्व की दरें लागू करना और वसूलता था। इसके अलावा कानून को पटेल, पटवारी आदि भी होते थे। हाकिम होता था, जिसकी नियुक्ति राजा द्वारा होती थी। हाकिम का काम था परगने में शासकीय न्याय संबंधी कार्यों का अधिकारी। फौजदार परगने का दूसरा सर्वोच्च अधिकारी, जो पुलिस और सेना का अध्यक्ष होता था। ओहदेदार होता था, यह भी बड़े परगनों में ओहदेदार अधिकारी जो हाकिम की सहायता करता था। फूक या नवीस था, परगने की रिपोर्ट दीवान को भेजता। पोतदार था, परगने की आय और लेखा हिसाब होता था। न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था ये सदी की सबसे सर्वोच्च राजा होता था, वो सर्वोच्च न्यायाधीश। सामंत अपनी जागीर के अंदर, गांव के अंदर ग्राम पंचायत है, और जो खालसा भूमि होती है उसमें सर्वोच्च हाकिम होता था, न कि राजा। जो छोटी मोटी चोरियां होती थी उसके झगड़े ग्राम पंचायत सुलझाती थी। पहले जाति पंचायत या ग्राम पंचायत, वहां नहीं सुलझते तो हाकिम के पास, फिर जागीरदार के पास, और अगर उससे भी नहीं सुलझे तो फिर राजा के पास जाते थे। बड़े अपराध और मृत्यु के संबंधी जो निर्णय होते थे वो सिर्फ राजा लेता था। न्याय का आधार परंपरागत सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था थी। मुकदमों का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था, और कानून के समक्ष सब बराबर नहीं थे, यानी कि एक ही अपराध के लिए दंड देते समय दोनों अपराधी जिनके विरुद्ध अपराध किया गया है सामाजिक स्थिति, मतलब एक ही, मान लो दो बंदे हैं जिन्होंने चोरी की, पर वैसे नहीं कि समान सजा मिलेगी, तो इन क्या है, इनका सामाजिक स्थिति देखते थे कि कैसी है, उसके हिसाब से दंड मिलता था। और दूसरा ये था कि यहाँ पे व्यवस्था थी जिसको शरणा व्यवस्था कहते थे, यानी शरणागत का अधिकार। यानी कि शरण, सामंत के पास कोई शरण में आ गया तो उसकी रक्षा सामंत की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता था। तो वही अपराधी इस चीज का फायदा उठा के सामंत की शरण में चले जाते थे, जिससे समाज और न्याय व्यवस्था पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। अब देखते हैं भू राजस्व। भू राजस्व के, जैसे कि हमने बताया था कि प्रशासन के तीन स्तंभ थे, सैनिक प्रशासन, न्याय व्यवस्था और तीसरा था भू राजस्व। भू राजस्व सबसे महत्वपूर्ण था और कर सीधी आय का महत्वपूर्ण थी, और इस दृष्टि से भूमि और उस पर उत्पादित फसल पर लगान वसूल करने वाली संस्था का विशेष महत्व था। भूमि भी दो प्रकार से थी, एक खालसा भूमि, एक जागीर भूमि। खालसा भूमि जो यानी कि शासक के नियंत्रण में होती थी, केंद्रीय भूमि भी कहते थे, और जागीर भूमि ये चार प्रकार की होती थी, सामंत जागीर, हुकूमत जागीर, फोम की जागीर और शासन जागीर। जो फोम की जागीर होती थी वो राज्य को अपनी सेवाएं देते थे और कुछ निश्चित कर देते थे। तो शासन जागीर थी, वो धर्मार्थ, शिक्षण कार्य, साहित्य लेखन के लिए चारण को अनुदान स्वरूप दी जाती थी, जिसे माफी जागीर भी कहते थे। यह करमुक्त जागीर होती थी। हुकूमत जागीर होती थी, मुत्सदियों को दी जाती थी। परगने के हाकिम का उत्तरदायित्व था कि वह लगान राजकोष में जमा कराए, यह वेतन के रूप में जागीर होती थी, और उस जागीरदार की मृत्यु के पश्चात खालसा कर दी जाती थी। और सामंत जागीर थी, वह जन्मजात जागीर थी, इसका लगान सामंत वसूलता था। यानी कि चार हो गई। सामंत जागीर सामंत के अंडर में, ये जन्मजात होती है, इसकी सामंत वसूलता था। हुकूमत जागीर, ये जो कि मुत्सदी होते थे, जो परगने का अधिकारी होता था वो जागीर देता था, ये बंदा अगर इसको जागीर दिया, अगर वो मर गया तो ये भूमि खालसा करती। भूम की जागीर, भूम की जागीर थी, राज्य को अपनी जो भूम थे वो अपनी सेवाएं देते थे, उसके बदले में कुछ कर देते थे। शासन जागीर थी, यानी कि धर्मार्थ, शिक्षण वगैरह व्यवस्था और साहित्य लेखन के लिए भाट व चारण को दी गई अनुदान, एक प्रकार से माफी जागीर होती थी। इसके अलावा भूमि भी दो प्रकार की थी, कृषि भूमि और चरनोता भूमि। कृषि भूमि जो मतलब कि खेती योग्य हो, और चरनोता थी चारागाह भूमि, जिसे गोचर भूमि भी कहा जाता था, यानी कि प्रकार से सार्वजनिक भूमि थी। किसान, किसान भी दो प्रकार से होते थे यहाँ पे, वापीदार और गैर वापीदार। वापीदार वो किसान होते थे
जो खेती की जाने वाली भूमि का स्थायी स्वामी होता था, और गैर वापीदार होते थे जिन्हें सिकमी काश्तकार कहते थे, यानी कि जो भूमि के स्वामी नहीं थे, एक प्रकार से वहां पे जमीन मिल गई, उस पर खेती करते थे। और दूसरा ये था कि जो वापीदार किसान थे और भी खुद की जमीन थी, और कुछ रियासतों में ऐसे भी था कि आप उस रियासत के अंडर में हो और आपकी खुद की जमीन है, और आप अगर आप छोड़ के किसी दूसरी रियासत में चले गए तो ये जमीन सामंत के अंडर में आ जाती है। जबकि वापीदार, जबकि गैर वापीदार थे वो ऐसे करते कि यहाँ खेती की, अगर यहाँ अच्छा मिल रहा है तो ठीक है, वरना इस दूसरी सामंत की जागीर में चले गए, वहां खेती करने लग गए। और जो किसानों को भूमि दी जाती थी उसका पट्टा जागीरदार के रजिस्टर में दर्ज होता था, जिसे दाखला कहते थे। अब देखते हैं कि लगान का निर्धारण कैसे होता था। लगान निर्धारण भू राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। भू राजस्व को लगान भोग हासिल खोज कहा जाता था। लगान निर्धारण अलग अलग रियासतों में अलग अलग था। उस रियासत के सामंत और जागीरदार उस रियासत की परंपरा के अनुसार लगान निर्धारण करते थे। लगान निर्धारण की तीन प्रकार की कर व्यवस्था थी। एक तो थी भूमि के स्वरूप के हिसाब से, यानी कि आपकी जमीन बारानी है या उनाव है। बारानी का मतलब है कि बरसात के पानी से सिंचित होती है, या तालाब या कुओं से। तालाब और कुओं से होने वाली भूमि को उनाव भूमि कहते थे। दूसरा कर निर्धारण इस चीज का ध्यान रखा जाता था कि जो आपने फसल बोई है उसका बाजार भाव क्या है, भूमि की उत्पादकता कैसी है, और काश्तकार की जाति कैसी है। और खरीफ और रबी की फसलों में भी लगान की दरें अलग अलग थी। लगान निर्धारण और वसूली के समय पटेल या चौधरी की भूमिका महत्वपूर्ण थी। यानी कि दो टाइप देखते थे कि भूमि का प्रकार कैसा है, भूमि में फसल कैसी है। इसके अलावा लगान वसूली की विधि, लगान वसूली की कई विधि थी, जैसे एक थी लाटा विधि, लाटा या बटाई। इसमें क्या होता है कि फसल कटने योग्य पे फसल काट ली जाती थी, उसके बाद उसका जैसे ढेर लग गया, उसके बाद राजस्व के लिए आते थे, फिर निर्धारित करते कि आप इतने में से 3 ढेर में से 2 ढेर राजा को बेचते। उल्टा विधि, इस विधि के अंदर खड़ी फसल को देखकर अनुमान लगाया जाता था, इसके अंदर कोई नाप तोल नहीं किया जाता था। इसके अलावा तीन थी और विधियां थी, मुकाता, डोरी और घूगरी। जो मुकाता थी उसमें कर निर्धारण एक मुश्त निर्धारण कर दिया जाता, यानी कि फसल बोल दिया और उसमें क्या नगद लेते थे, यानी कि आपकी इतनी फसल है, आप कल 200 रुपए दे सकते, यानी कि फसल नहीं लेते, वो उसका नगद मूल्य डिसाइड कर देते कि 200 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए ऐसे। और जो डोरी कर थी उसके अंदर क्या है कि भूमि का निर्धारण करके फिर कर वसूला जाता था, यानी कि जो भूमि को नाप लेते थे फिर कर डिसाइड करते थे, वो थी डोरी का। और घूगरी, घूगरी का मतलब बीज से होता था, यानी कि जागीरदार किसानों को घूगरी यानी कि बीज देता था और उतना ही अनाज लगान के रूप में ले लेता था। और इसमें जो मध्यकालीन भू राजस्व व्यवस्था थी उसमें किसान सुरक्षित थे, आत्मनिर्भर थे, किसान भूस्वामी थे। अकाल के समय उन्हें छूट मिलती थी, पशुओं के लिए चारागाह भी छोड़ी जाती थी, सामूहिक अधिकार होता था, शासक उसे खालसा नहीं कर सकता था। और जो चारागाह भूमि थी उसपे शिकार निषेध था। भूमि और जो लगान संबंधी मामले थे वो ग्राम पंचायत सुलझ जाती थी। लेकिन 1947 में राजस्थान के एकीकरण के बाद मध्यकालीन प्रशासन व्यवस्था समाप्त हो गई। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।